नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स में संविधान के प्रस्तावना में से कोई भी सवाल इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। एकदम हम नए अंदाज में, एकदम पूरे डिटेल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण हम लोग समझते हैं। 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में जब हम लोग संविधान सभा के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसको तुरंत पास करने का विरोध डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था। तो वह क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। वर्तमान समय की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इसे उद्देशिका कहा जाता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आज की प्रस्तावना आधारित है, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। दोस्तों, उद्देशिका या प्रस्तावना वह चीज होता है, कोई भी बुक हो उस पर बुक पर पहले लिखा होता है इस बुक में क्या क्या चीजें हैं। उसी प्रकार है उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान की। हमारे संविधान में किस 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 चीजों की बातें की गई हैं, यानी हमारा संविधान देश को किस तरफ ले जाएगा, उसका एक रूपरेखा है किसमें? प्रस्तावना में। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना स्वीकार किया गया था। जो वर्तमान प्रस्तावना जो है, इसे 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था और यह 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रस्तावना लागू हुई। यह जो प्रस्तावना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। इसमें चार बातें। पहला चीज, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर वर्तमान समय की प्रस्तावना को आधारित है, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को स्वीकार किया गया था। और तीसरी बात है, 17 नवंबर 1949 को जो वर्तमान प्रस्तावना है, इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। 26 जनवरी 1950 को यह वर्तमान प्रस्तावना लागू हुई थी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब इसमें एक केस आता है बेरुवारीवाद 1960। इसको किसी वीडियो में समझेंगे हम लोग, बेरुवारीवाद के बारे में क्या मामला था। बस इसमें इतना जानते हैं कि बेरुवारीवाद 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है, संविधान का प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो है, यह संविधान का भाग नहीं है। ध्यान सुनिए कि बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह मामला था 1960 का। फिर इसके बाद 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह संविधान के मतलब भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पैक्ट डालता है वाद, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह था 1973 का मामला। इस मामले में निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि
बेरुवारी वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, कब? केवल एक बार, वह भी 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि 1973 में यह फैसला आया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उसमें 3 नई बातें जोड़ी गई। पहला था समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अभी हम लोग जब एक एक चीजों को पढ़ेंगे प्रस्तावना के, जैसे था हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, यानी कि हर चीजों को, इसमें कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, कब लागू हुआ और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं प्रस्तावना में, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उससे हमें स्पष्ट होता है कि हमारे देश का स्वरूप क्या होगा, यानी कि हमारा देश कैसा होगा। उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवादी का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है और लोकतांत्रिक और गणराज्य का मतलब क्या है, उसको हम लोग समझते हैं उसके मतलब को। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे इसके नाम से पता चला कि पूरी तरह से क्या होंगे लोग, खुद पर आधारित मतलब निर्धारित होंगे, खुद पर डिपेंड होंगे। भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, जो हमारा देश है, हमारे देश के अंदर क्या होगा, हमारे देश के बाहर क्या होगा, यानी कि हम देश के बाहर कैसे फैसले लेंगे अपने देश के लिए और देश के अंदर कैसे फैसले लेंगे। जब देश गुलाम था तो यह फैसले ब्रिटेन लिया करता था, यानी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वह फैसला लेती थी कि भारत के अंदर क्या होगा, भारत के मतलब भारत के मामले विदेश में कैसे होंगे, इसका निर्णय ब्रिटेन पार्लियामेंट करती थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो प्रस्तावना में क्या लिखा गया, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका मतलब होता है कि हम भारत के अंदर और बाहर जो हम फैसले लेंगे वो खुद ही लेंगे। क्या कह रहा है, भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है, यानी कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है, यानी कि किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेता है कि हम किसी के दबाव में आकर यह निर्णय ले लें, यानी कि जो हमारे देश की जरूरतें हैं उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं, हमारी सरकार वैसा निर्णय लेती है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, जो विदेश नीति है क्या स्वतंत्र है, कि हमारी विदेश नीतियां कैसी होंगी, हम किसके साथ अच्छा संबंध रखेंगे, किसके साथ संबंध नहीं रखेंगे, हमारा किस देश में क्या स्थिति होगी, कैसी होगी, यह जो निर्णय है ये हम लोग खुद लेते हैं और स्वतंत्र होकर लेते हैं। यह होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। दूसरा मतलब है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है जो संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण, यहाँ राज्य का मतलब होता है संविधान में देश से लिया गया है, यानी कि जो हमारे संसाधन होंगे, जैसे हो गया बिजली पानी कोयला, यानी कि जो देश में जो जरूरी चीजें हैं, संसाधन है, रिसोर्सेज हैं जो हमारे देश में, उस पर राज्य का नियंत्रण, उस पर सरकार का नियंत्रण होगा पूरी तरह से। क्या समाजवादी मतलब होता है कि देश के जो संसाधन है उस पर किसका नियंत्रण होगा, राज्य का नियंत्रण होगा। लेकिन दोस्तों हम लोग भी जानते हैं कि 1991 में हमारे देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट हुआ, जब हमारे पास केवल लगभग 15 दिन के ही देश चलाने के लिए पैसे बचे हुए थे। तो उस समय सरकार ने उदारीकरण लेकर आए, यानी कि प्राइवेट करने के लिए आए, ग्लोबलाइजेशन के। तो कुछ चीज़ों को प्राइवेट कर दिया गया और कुछ चीज़ों को सरकारी ही
रखा गया। अब धीरे-धीरे चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं। तो यह चीज़ अब अप्रासंगिक यानी कि इर्रेलेवेंट हो जाता है समाजवादी का मतलब। यानी कि समाजवादी में पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगा। लेकिन अब क्या होता है, कोयले पर किसी प्राइवेट कंपनी का हक है, कोयला कैसे खोदा जाएगा ये प्राइवेट कंपनी डिसाइड करती हैं। एयरपोर्ट कैसे चलेंगे ये भी प्राइवेट कंपनी डिसाइड कर रही हैं। यानी कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, लगभग आधे से ज़्यादा क्या प्राइवेट कंपनियाँ डिसाइड करती हैं अब। तो इस समाजवादी का मतलब अब कुछ मतलब उतना उसका वैल्यू नहीं रह गया जितना पहले था। तो समाजवादी का मतलब होता है संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। फिर तीसरा ये होता है पंथ निरपेक्ष, इसे सेकुलर कहा जाता है। सबसे ज्यादा वर्तमान समय में भारत में यही चर्चा में है पंथ निरपेक्ष। बांग्लादेश की स्थिति, सीरिया की स्थिति, इन सब स्थितियों को देखने पर यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। तो क्या पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर राज्य के पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी कि जो अपना देश है इसका कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान है इस्लामिक राष्ट्र, बांग्ला अफगानिस्तान है इस्लामिक राष्ट्र है, और ऐसे बहुत से देश हैं इस्लामिक राष्ट्र है, कोई कोई ईसाई क्रिश्चियन राष्ट्र है। लेकिन अपना देश जो है इसका कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान वैल्यू दिया जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का मतलब देश का कोई धर्म नहीं है। राज्य ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ना ही किसी धर्म से भेदभाव करेगा। पंथ निरपेक्ष का यह मतलब होता है राज्य ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म से भेदभाव करेगा। एक बार समझते, पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का मतलब होता है देश से लिया गया यहाँ पर संविधान में। राज्य ना तो किसी धर्म के साथ किसी धर्म को ना ही बढ़ावा देगा, ना ही किसी धर्म से भेदभाव करेगा। राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। यानी जो देश है इसके लिए क्या होंगे, सभी धर्म, हमारी जो सरकार है जो हमारा देश है इसके लिए सभी धर्म क्या है, एक समान है। यही मतलब होता है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म का। धर्म निरपेक्ष का हमारे संविधान में चर्चा नहीं है, हमारे संविधान में चर्चा है पंथ निरपेक्ष का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना में शामिल किया गया। अब यहाँ एक शब्द आया था 1973 के मामले में केशवानंद भारती वाले वाद में, संविधान का आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह क्या होता है, तो लोगों ने जब पूछा यानी कि इस सुप्रीम कोर्ट से कि यह क्या चीजें होती है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको अभी नहीं बताएंगे, हम समय समय पर बताते रहेंगे क्या क्या चीजें क्या है पंथ निरपेक्ष यानी कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल होंगी, और संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह भी निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर सरकार बदलना चाहे पंथ निरपेक्ष जगह हटाकर हिंदू शब्द लिख दे कि हिंदू राष्ट्र, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर एस.आर. बोम्मई बनाम कर्नाटक राज्य 1994, ये भी बहुत चर्चाओं में उस समय था मामला। एस.आर. बोम्मई बनाम कर्नाटक राज्य, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना में शामिल किया था। मूल संविधान के अनुच्छेद 25 में, जो हमारा मूल संविधान था वहां के अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। दोस्तों जो यह पंथ निरपेक्ष शब्द है प्रस्तावना में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन मूल संविधान में भी पंथ निरपेक्ष शब्द था, वह था अनुच्छेद 25 में। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 25 में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है।
संविधान सभा में, जब संविधान सभा की बहस चल रही थी, उस समय ब्रजेश्वर प्रसाद ने संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी बातें समझा। पहला चीज, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो कि हमारी जो विदेश नीतियां हैं क्या है, स्वतंत्र हैं। हम अपने देश के अंदर और देश के बाहर क्या फैसले लेंगे, या स्वतंत्र रूप से फैसले करेंगे। दूसरा था समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है राज्य के संसाधनों पर क्या था, देश के जो सभी संसाधन इस पर राज्य का नियंत्रण होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्राइवेट कंपनियों का भी राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण है। तो यह शब्द उतना प्रासंगिक नहीं रह जाता है 1991 के बाद से। फिर तीसरा चीज है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, ना तो राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देगी और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग समझते हैं लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है और गणतंत्र का मतलब क्या होता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समझा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या मतलब होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि हम अपने सरकारों को सीधा नहीं चुनते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा और हमारा राष्ट्रपति कौन होगा, जबकि हम लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसे सांसद विधायक कहते हैं। वह क्या करते हैं, वह डिसाइड करते हैं हमारा राष्ट्रपति कौन होगा और हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसे प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। अगर पूछ ले भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और इसे प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत विश्व का क्या, भारत विश्व का एकमात्र देश है, क्या एकमात्र देश है जहां मतदाताओं को यानी कि हम लोगों को 3 सरकारें चुनने का मौका मिलता है। पहला होता है केंद्र स्तर पर, यानी कि उसको हम लोग नहीं चुनते हैं लेकिन उसके प्रतिनिधि को चुनते हैं। दूसरा है राज्य स्तर पर, और तीसरा होता है लोकल स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर, जिसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत भी कहते हैं। फिर है पांचवा जो गणराज्य, यानी कि जब हम लोग पढ़े थे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है दोस्तों, जब अभी किसी ने पासपोर्ट, जो भारत का पासपोर्ट होता है उस पर लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत गणराज्य। गणराज्य क्या मतलब होता है, जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा चुना जाता है उसे गणराज्य कहते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, या कहीं पर सुल्तान वाला शासन है और कहीं पर राजशाही है, वह गणतंत्र नहीं होता है, वह राजतंत्र होता है। और जहाँ पर जनता द्वारा सर्वोच्च पदाधिकारी चुना जाता है उसे गणतंत्र कहते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं भारत के राष्ट्रपति, ये चुने जाते हैं लेकिन जनता द्वारा नहीं, जनता के प्रतिनिधि द्वारा। जो हम लोग के प्रतिनिधि हैं सांसद विधायक, इनके द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति। इसके पीछे भी कारण था क्यों राष्ट्रपति को चुना जाता है, इसको हम राष्ट्रपति टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो गणतंत्र का मतलब होता है देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित होता है, जनता निर्वाचित इलेक्ट होता है, सिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट मतलब चुनना, लेकिन इलेक्ट होता है, क्या होता है, निर्वाचित होता है। ये था हमारे संविधान का स्वरूप, हम लोग कैसे बनाना चाहते हैं। हम लोग बात करते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय यानी कि जस्टिस की चर्चा की गई है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय। कौन सा, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना, यानी कि समाज में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव
ना हो, ना कोई ऊंच ना नीच ना गरीब ना अमीर, सब क्या हो सामाजिक स्तर पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। फिर आता है दूसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है अमीर और गरीब को किसी भेदभाव को, मतलब अमीर और गरीब में बिना भेदभाव किए आजीविका यानी कि जीवन चलाना, जिससे जीवन चलाना, आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। ना ऐसा कि नहीं है कि अमीर है तो इसको ज्यादा मौका मिले अपना बिजनेस करने को, अपना कुछ, और गरीब है तो ना मिले। क्या हो समान अवसर मिलना चाहिए अमीर और गरीब दोनों को आजीविका प्राप्त करने का, यह होता है आर्थिक न्याय। और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको क्या किया जाए, सरकार यानी राज्य उसे क्या करे, कम करे, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम करे। ऐसा ना हो कि एक वर्ग पूरा अमीर होता चला जाए और एक वर्ग पूरा गरीब होता चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में राज्य क्या करे, खाइयों को बांटेगी। यह होता है आर्थिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। क्या, राजनीतिक के न्याय का मतलब होता है शासन की प्रक्रिया में क्या करना, भागीदार बनाना। भागी जैसे कि होता ना शासन की जो प्रक्रिया यानी कि जो हमारी सरकारें हैं उसमें क्या करना है, सभी को अवसर मिलना, समान अवसर मिलना चाहिए उसे राजनीतिक में जाने के लिए। यानी कि ऐसा ना हो कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, सभी को नहीं, शासन की प्रक्रिया में भागीदारी का समान अवसर मिलना चाहिए। यह होता है राजनीतिक न्याय। इसके बाद आता है स्वतंत्रता। अभी तक हम लोग बात की से न्याय का, न्याय कितने प्रकार के, तीन। पहला था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीन प्रकार की न्याय संविधान प्रस्तावना में। फिर आता है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कौन सा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, विचार का स्वतंत्रता मतलब क्या है, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे विचार हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम व्यक्त कर सकें, इसकी क्या स्वतंत्रता है, हमारे अपने सरकार के प्रति हमारे क्या विचार है उससे हम क्या कर सकते हैं, बोल सकें। ये क्या होता है, विचार की स्वतंत्रता। फिर दूसरा होता है अभिव्यक्ति की, यानी कि इसमें क्या, अपनी आवाज को क्या करें, उठा सकें, जो गलत लगे उसे गलत, जो सही लगे उसे सही कह सकें। ये होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। कि ऐसा नहीं कि हमारे खिलाफ गलत होता जा रहा है हम बोले ना, सरकारें हमारे खिलाफ गलत करते चले जाएं और हम बोले ना, क्या करें, उन्हें हम क्या करें, बोल सकें, हम अपने विरोध प्रदर्शन कर सकें। ये क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर तीसरा है विश्वास। कहते हैं विश्वास की स्वतंत्रता है, यानी कि हम किसी पर विश्वास रख सकें या ना रखें, क्या होता है, विश्वास। फिर चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि हम किस धर्म को मानेंगे, ये क्या होती है, ये हमारे पर्सनल रीजन है, हम किस धर्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या ये पर्सनल रीजन है। लेकिन इसमें बाहरी लालच नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म का है वह आपको लालच देकर अपना धर्म ज्वाइन करवा ले, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। फिर पांचवा उपासना, यानी कि अपने धर्म को मान सकें और अपने धर्म में जो बातें कही गई हैं उस पर हम क्या कर सकें, अमल कर सकें, उसको हम जैसे कि किसी में व्रत है, किसी में नमाज है, किसी में रोजा है, कि जो चीजें हैं अपने धर्म के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कर सकें। यह होता है उपासना। यानी कि अभी हम लोग क्या पढ़े लोकतांत्रिक का मतलब, गणराज्य का मतलब क्या होता है, और न्याय, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को समाप्त करते हैं और प्रस्तावना को भी समाप्त करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला है प्रतिष्ठा, यानी कि स्टेटस, आप किसी को, इसका मतलब होता है कि किसी को आप उसके प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी कि किसी को आप बेइज्जत नहीं कर सकते हैं,
ना किसी पे आप झूठा आरोप लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। इसकी क्या समानता है और दूसरा है अवसर की समानता। यानी कि क्या सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। यानी कि कोई भी क्षेत्र हो सभी को मिले समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हो गई। फिर है संविधान में व्यक्ति की गरिमा, क्या इसका व्यक्ति की गरिमा का भी उल्लेख है कि सभी व्यक्तियों को क्या गरिमा बनाए रखना, कि यानी उसकी इज्जत, मान, सम्मान और क्या है ना उस बनाए रखना। फिर है बंधुता को बढ़ावा देना। ये भी कहा गया कि राज्य व्यक्ति की गरिमा और बंधुता को बढ़ावा देगा। यानी कि बंधुता यानी कि आपस में जो भाईचारा है उसको क्या करेगा, राज्य बढ़ावा देगा, ना कि राज्य हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच इन सब चीजों के बीच का अंतर करे। इन सभी के बीच क्या करे, राज्य इन सभी को बढ़ावा देगा, यानी आपस में भाईचारा को बढ़ावा देगा। फिर इसमें उल्लेख है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख है 26 नवंबर 1949। संविधान कब लागू हुई? 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान उस दिन आंशिक रूप से लागू हुई थी। उस दिन लगभग 16 अनुच्छेद लागू हुए थे और पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। संविधान में 3 चीजें और लिखी हुई, 3 बातें कि हम इस कहा गया कि हम इस संविधान को अंगीकृत करना। पहला चीज क्या था, अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट करते हैं, यानी कि संविधान को स्वीकारना। अंगीकृत का मतलब होता है, अडॉप्ट का मतलब होता है संविधान को स्वीकार करना। फिर था अधिनियमित यानी कि इनैक्ट, संविधान को स्वीकार करना, इसका मतलब इस संविधान को स्वीकार करना होता है। फिर है आत्म अर्पित यानी गिव टू ऑर्सल, यानी कि स्वयं को संविधान सौंपना। इन तीनों चीजों का भी क्या प्रस्तावना में उल्लेख है किसका, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना, आत्म अर्पित करना। और विक्रमी संवत का भी उल्लेख है जो 2006 है। फिर इसमें प्रस्तावना में 2 बार भारत का उल्लेख हो गया। ये भी पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। वो भी क्या, हम भारत के लोग, हम भारत को, बस इतना ही। पहले ही लाइन में हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या पहले ही लाइन में 2 बार उल्लेख है। फिर प्रस्तावना में लोग और यानी कि लोग क्या कहा, हम भारत के लोग, क्या है लोग शब्द का उल्लेख है। हम अपने नागरिकों को क्या है इसमें, और नागरिकों का भी उल्लेख क्या है उसमें कहा गया ना, हम अपने नागरिकों को अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता देने, क्या इसका उल्लेख है। अगर पूछ ले संविधान में किस चीज का उल्लेख है, इसमें नागरिकता और पीपुल यानी कि लोग और नागरिक दोनों चीजों का उल्लेख है, यानी कि पीपुल और सिटीजन दोनों चीजों का उल्लेख है, और 2 बार भारत का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा है। पहला चीज, ठाकुर भार्गव प्रसाद, ये संविधान सभा के एक सदस्य थे, ठाकुर भार्गव प्रसाद। इन्होंने 2 बातें कही प्रस्तावना के बारे में। पहला है संविधान का सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है। यह किसने कहा, ठाकुर भार्गव प्रसाद जी ने कहा कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग संविधान की प्रस्तावना है। फिर दूसरा भाग कहा, दूसरा बात, संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा। ये कहे थे भार्गव प्रसाद जी ने, नहीं ठाकुर भार्गव प्रसाद जी ने संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहे थे ठाकुर भार्गव प्रसाद। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जो था, अनुच्छेद 32 को वह उसको डॉक्टर अंबेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कहा था। 2 चीजें, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव प्रसाद जी ने कहा था, और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। फिर के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था। अगर पूछ ले संविधान की प्रस्तावना को
जन्म कुंडली किसने कहा था? थे के.एम. मुंशी। फिर एक वकील थे बहुत विख्यात, नानी पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो यहाँ पर समाप्त होता, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है संविधान की प्रस्तावना। इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे अधिक वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।